हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधि क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कृषि पशुपालन का एक महत्वपूर्ण क्लास, जो कि क्लास चलेगा 10 दिनों तक चलेगा। 10 दिन इस वीडियो आएंगे और 10 दिनों में पूरे बुक 10 दिनों में पूरा बुक हो जाएगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो पढ़ लिए। कम से कम 50 में 50 तो नहीं, 50 में 40 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि 50 में 50 किसी का मतलब दावा कोई नहीं कह सकता है। मुझे आप लोगों को गुमराह नहीं करना कि ये वीडियो देख लो 50 में 50 आ जाएगा। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि 50 में 40-42 कहीं नहीं गया है, क्योंकि इन 10 दिनों में 10 वीडियो में आप लोगों को पूरा बुक पढ़ा दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेक्चर है हमारा खरल और मूसली। तो इन सब में जितना भी क्वेश्चन रखा गया, सब कब पूछा गया थे? 2019 और 2020 में पूछा गया था। क्या? खरल और मूसली। तो इसे सब लोग गाँव में जानते हैं कि क्या होता है। सब लोगों ने इसे देखा ही है। अगर गाँव में नहीं देखे हैं तो जो है वहाँ पर देखें, डॉक्टर की दुकान पर जरूर देखें कि क्या होता है। तो जैसे कि यह एक चीनी मिट्टी का बना हुआ क्या होता है? यह चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? यह चीनी मिट्टी का बना होता है। एक मिनट रुकिए, सेटअप सही कर लें। हाँ, तो यह चीनी मिट्टी का बना होता है। खरल और मूसली, जो खरल और मूसली होता है, दवाएं मतलब जो दवाएं होती हैं, जो दवाएं घोटने के काम आती हैं। क्या? घोटने के काम आती हैं। दवाएं घोटने के काम आती हैं। किसी काम आती है? दवाएं घोटने के काम आती हैं। खरल में दवाओं को रखकर मूसली द्वारा घोटा जाता है। जो ये होता है हमारी खरल, जैसे ये रहता है इसे मूसली होती है। खरल और मूसली, इसमें दवा रखकर घोटा जाता है, मतलब पीसा जाता है। तो अगला है सीरम। किसे कहते हैं? सीरम या रोगी पशु को किसने? यह रोगी पशु को रोग के निवारण के लिए उसी रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है। ये सीरम होता है। क्या होता है? यह रोगी पशु को, इसको यह रोगी पशु को निवारण के लिए, रोगी पशु को निवारण के लिए उसी रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। उसी पशु को दवा मतलब उसी रोग की दवा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। और सीरम क्या है? सीरम पशु को बीमार होने के बाद दिया जाता है। जो सीरम होता है पशु को बीमार होने के बाद दिया जाता है। इसका इंजेक्शन सिरा में लगता है। इसका इंजेक्शन जो सिरा में रहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं। और जो वैक्सीन होता है ये स्वस्थ पशुओं को या स्वस्थ पशु को कुछ विशेष प्रकार के रोग के आक्रमण से बचाने के लिए जो दवाई रोग से पहले टीके के रूप में इंजेक्शन द्वारा लगाई जाती है, उसे सीरम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। ये रोग के पहले लगाई जाती है, जैसे टीका कहते हैं। इसको टीका भी कहते हैं। वैक्सीन स्वस्थ पशु को रोग से पहले दी जाती है। वैक्सीन स्वस्थ पशु को रोग से पहले दी जाती है। और वैक्सीन का इंजेक्शन होता है सब कुटेनियस में लगाता है। सब कुटेनियस में लगता है। जो इसका होता है सब कुटेनियस में लगता है। और साथ ही ट्रोकर एंड कैनुला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रोकर एंड कैनुला ये हमारा वाइवा में पूछा जाएगा। और साथ ही कैटेगरी में पूछा जाता है इसका क्या कार्य होता है, कैटेगरी। और हमारे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि 2 नंबर के लिए 4 नंबर में आता है। ट्रोकर एंड कैनुला के लिए आता है 2 नंबर तो पक्का ही आएगा 2 नंबर में। तो यह धातु का बना हुआ एक कीमती यंत्र है। क्या? यह धातु का बना हुआ एक कीमती यंत्र है। किसका है? यह धातु का बना हुआ एक कीमती यंत्र होता है, जो पशु को अफारा रोग हो जाने पर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब पशु को अफारा रोग हो जाता है तब इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र द्वारा पशु की उभरी हुई बाई कोख में गाड़ देते हैं। इस पशु को जो पशु की उभरी हुई बाई कोख होती है, इस यंत्र द्वारा उसमें गाड़ दिया जाता है और ट्रोकर को बाहर निकाल लिया जाता है। कैनुला को कोख में ही रहने दिया जाता है। जो कैनुला होता है, ट्रोकर, जैसे कि हमारे पेन है। क्या है? ये हमारा पेन है और ये ऊपर की पेन की कुप्पी है। तो जो पेन की कुप्पी है, ये पेन हो गया हमारा ट्रोकर, ये कुप्पी हो गया कैनुला। ट्रोकर यानी कि छेदने का काम ट्रोकर करती है और कैनुला इसे होल बनाए रहती है। कैनुला होल बनाए रहती है। ट्रोकर और ये हुआ कैनुला। साथ ही अतः इसके अंदर का खोखला भाग कैनुला, जो खोखला होता है, जो ऐसा रहता है, इसे कैनुला कहते हैं, इसे ट्रोकर कहते हैं। और जो ऐसा रहता है उसे कैनुला कहते हैं। कैनुला जो खोखला भाग होता है एक कैनुला है। क्या है? एक कैनुला है।
और एक ट्रोकर है जो छेद किया जाए तो उसे ट्रोकर कहते हैं। और रेचक क्या होता है? रेचक एक हमारा वाइवा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेचक तो ऐसा मतलब ये ऐसी दवाइयां हैं, या फिर अथवा ऐसी दवाइयां या पदार्थ हैं, ये ऐसी दवाइयां या पदार्थ हैं जिनके सेवन से तेज दस्त आता है। मृद रेचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृद रेचक कहलाते हैं। और साथ ही जैसे एग्जांपल देखें तो इसे मैगसल्फ हो गया, क्या सब मैगसल्फ हो गया, अलसी का तेल हो गया, रेड़ी का तेल हो गया। फिर से देखिए बार, ऐसा मतलब ये ऐसी दवाइयां अथवा पदार्थ हैं, जिसके सेवन से तेज दस्त आता है, इसे रेचक कहते हैं। और जो मृद रेचक होता है, ये ऐसी पदार्थ मतलब ये ऐसे पदार्थ जो दवाइयां हैं जिनके सेवन से हल्का दस्त आता है तथा किसी प्रकार की मरोड़ पेट में नहीं होती है। मृद रेचक कहलाते हैं। जैसे शक्कर, सीरा, हरा व रसदार चारा, खीस। इससे क्या होता है? इससे पेट में मरोड़ होने भी लगती है और तेज दस्त आता है, मतलब तेज दस्त आता है। इससे हल्की दस्त आती है या हल्का दस्त आता है। साथ ही पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी, दूध का अधिक उत्पादन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, या फिर किसका एक पैराथॉर्मोन की कमी होती है। कृत्रिम गर्भाधान पूछा जाता है इसमें जो हमारा बोर्ड होता है। ये वीडियो जैसे यूपी बोर्ड, किस बोर्ड के लिए कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और यूपी के मतलब कोई भी एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए लाभदायक रहेंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसे मृदा की जननेंद्रियों में पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यहाँ पर मिस हो गया, तो पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यहाँ पे नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसे मादा की जननेंद्रियों में पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? यह प्राणी पशुओं की नस्ल सुधारने का मुख्य स्रोत है। पशु की नस्ल सुधारने का मुख्य स्रोत है। और साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर पशुपालकों की धन, श्रम और समय की बचत होती है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आकार में अधिक छोटी व बड़ी अथवा अपंग गाय या भैंसों का भी प्रजनन किया जा सकता है या प्रजनन कराया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में वीर्य को अधिक दूरी तक आसानी से कम खर्च व कम समय में पहुंचाया जा सकता है। ये हो गया। इसके बाद मेन पॉइंट है कि इससे सांडों की प्रजनन शक्ति व वीर्य दोष का सही पता चल जाता है। जो सांडों में वीर्य दोष होता है वो का पता चल जाता है। बैल गिराने की सबसे अच्छी विधि का नाम लिखिए। तो यह नाम क्या है? तो परिवर्तित रिफ्यूज विधि है। ये वाइवा में पूछा जाता है, वाइवा में। और साथ ही ये भी पूछा जाएगा यूपी कैटेट में। यूपी कैटेट हो गया या जेट हो गया, वो पूछा जाएगा। या अगर आगे चल के कभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे आप, तो उसमें पूछा जाएगा कि बैल गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी? तो परिवर्तित रिफ्यूज विधि होती है। कोलेस्ट्रा में खीस किसे कहते हैं? तो खीस एक विशेष प्रकार का स्तन क्षरण है। खीस एक विशेष प्रकार का स्तन क्षरण है जो मादा के तुरंत, जब मादा जाती है तो जो बच्चा देने के तुरंत बाद मादा की स्तन से नवजात बच्चे के पोषण हेतु निकलता है। बच्चों के पोषण हेतु निकलता है। क्या होता है? ये हल्का दस्तावर होता है। तो जो मृद रेचक के सेवन से हल्का दस्त होता है ना, तो ऐसे ये भी है कि ये हल्का दस्तावर होता है। खीस में जैविक प्रतिकारिता का गुण पाया जाता है। इसमें दूध की अपेक्षा 4 से 5% दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना प्रोटीन होता है। 4 से 5 गुना प्रोटीन होता है। दूध की
अपेक्षा किस में लोहे लवण लगभग 17 गुना अधिक पाए जाते हैं। लोहे लवण लगभग 17 गुना अधिक पाए जाते हैं। इसमें कैरोटीन दूध की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें कैरोटीन दूध की अपेक्षा अधिक होती है। तो किस रंग के कारण, कमेंट बताइए कि किस रंग के कारण, नहीं किस लवण के, मतलब किसके कारण दूध का रंग पीला होता है। दूध का रंग पीला होता है। और किसके कारण, किस वजह से दूध का रंग सफेद या श्वेत होता है। तो इसका जवाब लोग कमेंट में दीजिए, कमेंट में भूलना मत, कमेंट में जरूर बताना। दही क्या है। तो दही एक समान किण्वित दुग्ध पदार्थ है। सही, दही एक समान किण्वित दुग्ध पदार्थ है। 2016 और 18 में आया था। तो दूध एक समान किण्वित दुग्ध पदार्थ है। यह समान दूध को उबालकर 21 डिग्री, यानी कि जो घर में ताप होता है, तो 21 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके समुचित मात्रा में जामन मिलाकर प्राप्त किया जाता है। अगर जामन ना हो तो जो है मिर्च होती है, तो मिर्च की जो डंठियां होती हैं उसको निकाल कर वो भी डाला जाता है, उससे भी जो है दही जम जाती है। और पनीर क्या है। पनीर यह एक मुलायम प्रकार की चीज है जो दूध को उच्च ताप पर उबालकर अम्ल तथा ऊष्मा अम्ल यह एक मुलायम प्रकार की चीज है जो दूध को उच्च ताप पर अम्ल तथा ऊष्मा के द्वारा स्कंदित करके बनाया जाता है। या फिर अथवा करें तो अगर और कुछ देखिए तो रेनिट की अथवा में अगर बात करें तो रेनिट की स्कंदन के द्वारा बनाया गया दूध पदार्थ पनीर कहलाता है। ये काफी आसान है कि रेनिट की स्कंदन द्वारा बनाया गया दूध पदार्थ क्या कहलाता है, पनीर कहलाता है। साथ ही क्या है, टोड मिल्क अथवा तथा डबल टोड मिल्क में अंतर 2015 में पूछा जाता है। हमारा कैटेगरी में ऐसे पूछा जाता है कि टोड मिल्क में औसत प्रतिशत, यानी कि 5% कितनी टोड मिल्क में, और डबल टोड में कितनी होती है। जो डबल टोड होती है उसमें 1.5% होती है, 1.5%। जो टोड मिल्क होता है उसमें 3% होता है। इसमें सॉलिड नोट फैट 9% होता है। SNF की मात्रा कैटेगरी पूछता है, SNF की मात्रा 9% होता है किसमें, तो डबल टोड में। और SNF की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें 8.5% होती है। इसका जवाब कमेंट बताइए। SNF का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। SNF का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, बोलना मत। गाय या भैंस या दोनों के मिश्रित दूध में क्या, गाय या भैंस या दोनों के मिश्रित दूध में पानी व वसा रहित ठोस पाउडर मिलाने से टोड मिल्क बनता है। कौन सा मिल्क बनता है, गाय या भैंस या दोनों के मिश्रित दूध में चीनी व वसा रहित ठोस पाउडर या ठोस पाउडर मिलाने से टोड मिल्क बनता है। टोड मिल्क में वसा 3% तथा वसा रहित ठोस पाउडर 8.5% हो रखा जाता है। जो डबल टोड मिल्क होता है, डबल टोड मिल्क में वसा 1.5% तथा वसा रहित ठोस पदार्थ 9% रखा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ही इसका जवाब लोग कमेंट बताना कि 1 किलोग्राम भैंस के दूध से प्राप्त पनीर की मात्रा मक्खन में वसा प्रतिशत होती कितनी होती है। घी में वसा का परसेंट कितना होता है, या फिर क्रीम में होता है तो क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी, या NDDB बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। खट्टी दही में अम्लता प्रतिशत पाई जाती है, या ताजे दूध में अम्ल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में। अगर कमेंट में नहीं बता रहे हैं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेक्चर 2 का। इसका लेक्चर 2 के शुरुआत में ही इसको बता देंगे कि क्या क्या है, शुरुआत में बता देंगे क्या क्या है, अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त कीजिए। जितना क्वेश्चन कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा वाइवा के लिए भी है और अपने वाइवा के लिए भी है। और अगर आगे चल के यूपी कैटेट की तैयारी आप लोगों को करना है उसके लिए भी है। यूपी कैटेट राजस्थान से जो है उसके लिए जेट की जो तैयारी करना है उसमें काम देगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।